नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स या फिर डायफ्रैक्शन ड्यू टू मल्टी स्लिट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था वो पढ़ा था डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और उसके बाद हमने पढ़ा था डायफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट या टू स्लिट, और आज हम पढ़ेंगे एन स्लिट के बारे में। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आप लोग इस बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में W जैसे वो आपका प्लेन वेव फ्रंट है, और जो E है आपका वो स्लिट विड्थ है, ये जो स्लिट ली गई है आपको, ये जो स्लिट ली गई है ये स्लिट की विड्थ है यहाँ पे, और B आपका है वो ओपाक्यू पार्ट, यानी कि जो उस आने वाले रेस को रोक रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया, ये जो पार्ट रोक रहा है और वो उसको जाने दे रहा है। और यहाँ पर जो S2 S1 ये सारी क्या है, यहाँ पे ये स्लिट्स है, मतलब कि जाने की जो लाइट है यहाँ से निकल सकती है। और ये आपका कॉन्वेक्स जो है वो लेंस है आपका, ये EF आपका है वो स्क्रीन है, ये O आपका सेंटर पॉइंट है, और P वो पॉइंट है जहां पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, किसके कारण, कोई भी एन पैरेलल स्लिट की वजह से। इसको समझने से पहले हमने जो सिंगल स्लिट के अंदर जो कोई भी हमने डाटास निकाला, जैसे कि हमने उसके अंदर एम्पलीट्यूड निकाला था, इंटेंसिटी निकाली थी, उन्हीं का यूज है हम आज इसमें करेंगे। मान लिया कि ये पूरा सेटअप जो है वो सिंगल स्लिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि एन स्लिट नहीं है यहाँ पे केवल एक ही स्लिट है, एक स्लिट में कन्वर्ट कर दिया जाए अगर, तो उसके लिए जो एम्पलीट्यूड होता है आपका, वो आपका क्या लिखा जाता है, ये आपका एम्पलीट्यूड लिखा जाता है किसके लिए, सिंगल स्लिट के लिए, पैरेलल नहीं सिंगल स्लिट के लिए। और जो यहाँ पे अल्फा जो होता है आपका, यानी कि ये आप जो सिंगल स्लिट ले रहे हो इसकी विड्थ आपकी E है, और जो आपका थीटा जो एंगल है वो क्या है आपका, वो आपका ये वाला एंगल, मान लिया पूरी एक सिंगल स्लिट है तो ये जो एंगल बन रहा है आपका वो आपका थीटा लिया गया है, और ये आपका हमें जो है सिंगल स्लिट में जो हमें एम्पलीट्यूड ज्ञात होता है हमें। और मान लिया कि यहाँ पर सिंगल स्लिट ना होकर के बहुत सारी पैरेलल स्लिट्स हैं, मतलब कि ये एक के बाद कंस्टिट्यूट स्लिट बनी हुई है, तो क्या होगा, इन स्लिट में जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इस स्लिट से बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उन वेव का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसके बीच से लेंगे हम लोग, यानी कि इसके मिडिल से लेंगे हम, इसी प्रकार इस स्लिट से लेंगे, इसी प्रकार इस स्लिट से लेंगे हम, यानी कि सभी स्लिट के मिडिल से हम क्या करेंगे, इन सब वेव का रिजल्टेंट लेंगे, और इन्हीं वेव सिंगल वेव के रिजल्टेंटों का जब सुपर इंपोजिशन होगा उसी से क्या बनेगा, एन स्लिट का डिफ्रैक्शन जो है वो पैटर्न बनेगा। और यहाँ पर जो डिफरेंट जो स्लिट से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा और उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि उनके लिए अगर एंगल क्या है आपका, अगर एंगल आपका थीटा है तो उनके लिए जो पाथ डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ये आपका पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा। यहाँ पर E प्लस B जो किया गया वो ये है, स्लिट की चौड़ाई और ओपाक्यू पार्ट की चौड़ाई दोनों को ऐड कर दिया गया है, और साइन जो थीटा है वो आपका यहाँ वाला थीटा है आपका, और 2 पाई अपॉन लैम्बडा है, ये पूरा पाथ डिफरेंस हुआ। और पाथ डिफरेंस जो है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम 2 बीटा के बराबर मान लेते हैं, इसको मैं इसको 2 बीटा क्यों माना है, क्योंकि आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी कन्वीनियंसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे 2 बीटा लिया है, और यहाँ पे जो बीटा की जो वैल्यू हमने देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रत्येक स्लिट से निकलने वाले रिजल्टेंट का सुपर इंपोजिशन किया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मल्टी जो स्लिट्स होने की वजह से बहुत सारे रिजल्टेंट्स आएंगे, उनके सुपर इंपोजिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पॉलीगन मेथड पढ़ा था, जो बहुत ही इस लेक्चर में हमने पॉलीगन मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और हमने एक एक जो पॉइंट्स इसमें यूज होते हैं उसका यूज करके हमने रिजल्टेंट निकाला था। तो मैं यहाँ पर पॉलीगन मेथड का डायरेक्ट डायग्राम यूज कर रहा हूँ। अगर आपको पॉलीगन मेथड पढ़ना है
तो इस लेक्चर को आप खोल करके इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका यूज किया गया है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो पहली स्लीट से जो आपका वेवलेट्स आ रहा है उसे मैंने P1 दे दिया, यानी ये पहला आ रहा है, ठीक है। और दूसरी स्लीट से S2 स्लीट से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका P2 आ रहा है, और उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा फेज डिफरेंस हो गया है। अगर इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता, ये इसके जस्ट पीछे आती, यानी कि सीधी डायरेक्शन है, ठीक इस प्रकार ये P1 होता और ये आपका P2 होता। लेकिन ड्यू टू सम फेज डिफरेंस ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और तीसरे वाले में क्या होगा, अगेन फेज डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये ठीक क्या होगा, ये ठीक इस प्रकार एक कर्व बनाएगा यहां तक। और ये कर्व जो बन रहा है, ये मान लिया कि यहां पर n स्लिट्स हैं, कितनी है आपकी n स्लिट्स हैं। तो मैंने क्या किया, P1 पहली स्लिट का वेक्टर लिया, दूसरी स्लिट का वेक्टर लिया, तीसरी का n, सो ऑन लेकर के लास्ट स्लिट जो है मैंने उसका Pn वा वेक्टर ले लिया, और यहां तक मैंने उसको लिख लिया। याद रखना पॉलीगन मेथड में जो आपका एम्पलीट्यूड होता है इस वेव का, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपकी वेक्टर की लेंथ को बताता है, और जो इनमें फेज डिफरेंस होता है वो आपकी डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे, और डायरेक्शन को हम हमेशा एंगल में लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है कि रिजल्टेंट वेव्स जो है वो क्या है, वो सभी का एम्पलीट्यूड समान है, और सभी में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, इक्वली फेज डिफरेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये विशेष एंगल से ये क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, और सबकी लेंथ क्या है यहाँ पे समान है। और हमें यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है पहले वाले वेक्टर का और लास्ट वाले वेक्टर तक का। तो मैंने क्या किया, इस O पॉइंट को Pn से जोड़ दिया यहाँ पर मैंने। तो मेरा रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो रिजल्टेंट बनेगा मेरा, वो बनेगा आपका OPn, आपका रिजल्टेंट मेरा वेक्टर बनेगा इन सभी वेक्टर की वजह से। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इस आर्क को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, अगर इस आर्क को अगर पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूं अगर, तो उस वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, और उस वृत्त का सेंट्रल पॉइंट जो है आपका, वो आपका क्या है, C ले लिया मैंने। मान लिया ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और उसका पॉइंट क्या आ गया आपके, C आ गया। तो यानी कि ये उस वृत्त की क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी, जो क्या होगी, CO कहलाएगी आपकी। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, जो मान लिया M एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस लेक्चर को वहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने M डाला, और यहां पर आप नोटिस करोगे कि मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है पहले वाले वेक्टर का और लास्ट वाले वेक्टर का। तो मैं क्या करूंगा, फेज डिफरेंस जो है पॉलीगन मेथड में कैसे निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन और आखिरी वाले वेक्टर की डायरेक्शन को का टेंजेंट लेकर के। जो मैंने यहाँ पर टेंजेंट लिया है, यानी कि पहले वाले की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी आपकी, और आखिरी वाले की नीचे। और वो जो फेज डिफरेंस कितना आया, वो 2 बीटा गुणा n आया। क्यों, क्योंकि एक वेव का फेज डिफरेंस क्या माना था हमने, वो हमने 2 बीटा माना था। और यहाँ पर कितनी ली थी हमने, यहाँ पर हमने n जो है वो वेव्स ली है, तो वो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, n2 बीटा हो जाएगा आपका। और इसकी वजह से आपका ये जो एंगल होगा वो आपका होगा n बीटा हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, ठीक है, आपको रिमेंबर रखना है ये, और नहीं हो तो आप उसको उस लेक्चर में देख सकते हैं। यहां पर देखिए कि जो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है आपका OCM, जो ट्राइंगल बन रहा है कि आपका ट्राइंगल OCM जो बन रहा है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन की आइडेंटिटी लगाता हूं अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन जो n और बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, साइन n बीटा किसके बराबर होगा, लंब अपॉन करंट के। और लंब आपका क्या है, OM आपका लंब होगा, यानी कि OM आपका लंब होगा, और आपका करंट क्या होगा, आपका CO आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि OC आपका कर्ण हो जाएगा। और यहां से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से जो है वो OM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OM की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वो आएगी OC और साइन n बीटा, ये आपकी वैल्यू आएगी आपकी। और यहां पर आप देखोगे कि जो OPN जो हमें निकालना है, यानी कि
OPN जो हमें निकालना है वो क्या है, वो आपका क्या है 0 to O to M और M to P, यानी कि क्या है उसका जस्ट डबल है 2OM है आपका। और ये ऐसा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर इस प्रकार से डाला है कि वो उसको क्या करें, दोनों बराबर भागों में डिवाइड कर दे उसको। तो यहाँ पर OM की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ अगर, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 2OC और साइन एन बीटा, ये आपको यहां पर मिलेगा। अब मुझे यहां पर जो है वो OC की वैल्यू मुझे यहां पर पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, OC की वैल्यू को ज्ञात करूंगा। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंगल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आने वाली जो डिफरेंट जो वेव है, यानी कि मान लिया ये आपकी सिंगल स्लिट S1 है, इससे क्या आ रही है, बहुत सारी वेव्स आ रही है इससे। तो इन वेव के लिए हम अगर पॉलीगन मेथड वापस काम में लेते हैं, मान लिया ये वाला जो पहली वेव के लिए, दूसरी वेव के लिए, तीसरी वेव के लिए, चौथी वेव के लिए, पांचवी वेव के लिए और ये 6 और 7 अलग अलग वेव्स के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, और इन सब का रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो OP1 बनेगा रिजल्टेंट आपका, यानी कि उसके लिए क्या बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका OP1 रिजल्टेंट बनेगा, जो कि किसके बराबर होगा आपका, वो OM 2OM के बराबर होगा, 2OM के बराबर होगा। यानी कि डायग्राम बस सेम वही है, वो क्या था, वो अलग अलग स्लिट्स के लिए, n स्लिट्स के लिए था, ये एक ही स्लिट में आने वाली बहुत सारी वेव्स के लिए मैंने इसको बना दिया है, किस लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। और यहां पर क्या होगा, इस वेव के लिए जो सिंगल स्लिट के लिए हमने फेज डिफरेंस कितना माना था, वो माना था 2 बीटा माना था, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका। और वही सेम प्रोसेस जो यहां लगाया था वही प्रोसेस में यहां पर लगाऊंगा, तो क्या होगा, यहां पे ट्राइंगल आपका OCM में क्या होगा, साइन की जो आइडेंटिटी है वो क्या आएगी आपकी, साइन बीटा बराबर आपका क्या आएगा आपका, वो आएगा OM अपॉन OC, यानी कि OM अपॉन OC, यानी कि लंब अपन, ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्व हो जाएगा आपका। और यहां से जो OM की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी OC और साइन बीटा आएगी आपकी, और इसको यहां पर पुट करने पर OP1 जो कि किसके लिए, पहली स्लिट का रिजल्टेंट आएगा, OP1 आएगा आपका, वो आएगा आपका। और सिंगल स्लिट के रिजल्टेंट को हमने क्या लिखा था, हमने वो लिखा था, हमने उसे A थीटा उसका लिखा था, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इसको। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OC की वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो OC की वैल्यू को, इस OC की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा, जो आपका यहाँ से मैं OC की वैल्यू निकाल देता हूँ, इस OC की वैल्यू को वहां पुट करने पे क्या आएगा, OPN जो आपका है वो आएगा 2 डॉट OC की वैल्यू आपकी यहां से वो क्या है आपकी A थीटा और अपॉन 2 साइन बीटा डॉट, और आपका यहाँ क्या है, साइन एन बीटा, यानी कि यहाँ आ जाएगा साइन एन और बीटा, ये आ जाएगा आपका। और इसको जो है वो आप अप्लाई करने पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और OPN A थीटा है वो क्या है, सिंगल स्लिट की वजह से रिजल्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी क्या है यहाँ पर निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पर पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और जो OPN है ये क्या है आपका, वो आपका उस प्रीवियस डायग्राम जैसे ये क्या है, n स्लिट का रिजल्टेंट है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, जिसे मैं R भी लिख सकता हूं। और जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा इंटेंसिटी हमेशा R के स्क्वायर के बराबर के होती है, यानी कि अगर मैं इसको इंटेंसिटी, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो किसकी वजह से आया है, n स्लिट की वजह से आया है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर से देखें अगर, तो ये जो टर्म है ना आपका, ये आपका सिंगल स्लिट की वजह से आया, और ये टर्म जो आपका है वो n स्लिट की वजह से आया। सिंगल स्लिट में क्या हो रहा था, डिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे n स्लिट में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है आपका
वो आपका डिफ्रैक्शन का टर्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका इंटरफेरेंस का टर्म। और इन्हीं दोनों टर्म की डिपेंडेंस की वजह से हमें पी पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी। यानी कि हम अब बारी बारी से डिस्कशन करेंगे कि इस पॉइंट की वजह से क्या मिलेगा और इस पॉइंट की वजह से क्या मिलेगा। यहाँ पर जो a0 स्क्वायर है, इसको जो है हम यहाँ पर I0 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मेन इंटेंसिटी इस डायग्राम के हिसाब से जो O पॉइंट पर हमें मिलेगी वो होती है आपकी I0 इंटेंसिटी होती है। अब हम जो हमने अभी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकाला उसमें जो दो टर्म निकाले, एक टर्म हमने ये निकाला वहां पर और एक टर्म हमारा ये था, इन दोनों टर्म्स की वजह से क्या क्या उसकी इंटेंसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर पे लेते हैं हम कंपोनेंट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, जो कि सिंगल स्लिट के रिजल्टेंट की वजह से आया है। अगर यहाँ पर नंबर 1 पे देखेंगे, इसकी वजह से प्रिंसिपल जो मैक्सिमा क्या बनेगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा का मतलब है कि इस डायग्राम में जो आपका सेंटर का पॉइंट O है वहां पर अगर इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, O पॉइंट भी जाना जरूरी है। यानी कि जब कोई भी वेव्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि आपका अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा टेंड टू 0 होना चाहिए, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो O पॉइंट पर पहुंचेगी वो। अगर वहां पर अल्फा 0 होता है तो यहाँ पर अल्फा है वो किसके बराबर है, पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे थीटा भी क्या होगा, जो आपका थीटा भी वो क्या होगा, वो 0 की तरफ आपका टेंड करेगा। और जो यहाँ पे साइन जो थीटा है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1 के बराबर। यानी कि अगर मैं इसमें अगर लिमिट लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पर यानी कि अगर मैं देखता हूं 1 होता है जब ये इसकी तरफ टेंड करेगा, यानी कि हमें अल्फा 0 पर क्या मिलेगी, प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगी। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है सेकेंडरी मैक्सिमा है। उसका मतलब क्या है कि उस O पॉइंट के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर हमें अगर मैक्सिमा मिलती है वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी मैक्सिमा। और इस फैक्टर की वजह से जो हमें इक्वेशन मिलती है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो आपकी ये होती है बराबर tan अल्फा। और इसके कारण जो आपका रिजल्टेंट जो आपको मिलता है वो आपको क्या मिलता है, आपको वो मिलता है 2। ये आपको पाथ डिफरेंस का रिजल्टेंट मिलता है वहां पर। और इस पाथ डिफरेंस की वजह से आपको जो इंटेंसिटी मिलती है ये हमने डिटेल इस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, बस मैं केवल इस फैक्टर की वजह से सारी चीज यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर नंबर 3 पर जो आपका है वो मिनिमा। आपका जो है वो मिनिमा आपको कब मिलेगा, आपको जब आपका पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो ई साइन थीटा वो होगा प्लस माइनस एन लैम्बडा के बराबर। इसके इस कंडीशन में आपको क्या होगी, इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। यानी कि इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी इंटेंसिटी आपको। और इसके बाद आपका दूसरा फैक्टर, यानी हमने पहला फैक्टर डिसीजन ले लिया हमने कि पहला फैक्टर में क्या क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा ये सब होगा हमारा। सेकंड फैक्टर क्या है, जो कि किसकी वजह से आ रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से आ रहा है। उस फैक्टर के को अगर हम सॉल्व करेंगे अगर, तो नंबर 1 पर क्या आएगा आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहां मिलता है, वो हमेशा O पॉइंट पे मिलता है जहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो बीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका 0 है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीटा इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन अनडिटरमाइंड हो जाएगी। यानी कि वहां बीटा इक्वल टू 0 रखते अपन कोई भी डिसीजन नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली यही प्रोसेस वहां पर अप्लाई करेंगे और यहां पर इस इक्वेशन को मैं फर्दर जो लिखूंगा, ये इसकी इक्वेशन का फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं और इसको फिर आगे सॉल्व करने पर ये आपकी वैल्यू आएगी यहां पर, जो कि n पाई यहां पर रखने पर जो वैल्यू है वो n में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। यहां पर बीटा की जो वैल्यू वो किधर टेंड कर रही है, वो टेंड कर रही है प्लस माइनस आपका n पाई की तरफ। बीटा किसके बराबर, आपका n लैम्बडा e प्लस b sin थीटा के बराबर। इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखने पर हम क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने पर क्या आएगा, वो आएगा e प्लस b आपका sin थीटा, वो आ जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस n लैम्बडा आ जाएगा।
और यहाँ पर जो n का जो मीनिंग है वो ये है कि n इक्वल टू जो है वो 1 2 एंड 3 किसके लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए यूज किया गया है। n इक्वल टू 1 रखने पर हमें क्या मिलेगी, पहली मैक्सिमा मिलेगी। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो n इक्वल टू 1 रखने पर पहली अपने को जो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिली है, n 2 रखने पर सेकंड वाली मिली है। और यहाँ पर इस वैल्यू को जो है वो ये इसकी वजह से हमें ये वैल्यू मिली है किस कंडीशन पर, बीटा इक्वल टू 0 कंडीशन पर। उसके लिए जो इंटेंसिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे अपन, और साथ में इसकी रिजल्टेंट इनकी दूसरा फैक्टर क्या आना चाहिए आपका, ये फैक्टर आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट क्या है आपका n और ये स्क्वायर आपका। ये आपकी जो बनेगी वो इंटेंसिटी बनेगी, किसके लिए बनेगी, आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आपकी इंटेंसिटी बनेगी। नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या देखेंगे, इसका सेकेंडरी मैक्सिमा देखेंगे और इसका मिनिमा देखेंगे। तो मिनिमा कब आएगा आपका, जब ये फैक्टर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, यानी कि आपका जो n बीटा जो है आपका वो क्या हो जाए, आपका वो 0 के बराबर हो जाए। लेकिन ये अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा आपका, वो तो प्रिंसिपल मिनिमा मिल जाएगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n बीटा 0 के बराबर ना हो करके जो n बीटा आपका है वो क्या होगा, वो प्लस माइनस के किसी पाई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि पाई की वैल्यू भी यहां अगर आप रखोगे, अगर यहाँ पे वो भी क्या देगा, 0 देता है, कि कोई भी पाई होता है वो क्या देता है आपको, 0 वैल्यू देता है, और 0 भी क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका n बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस से के पाई के लिए, किसके लिए, किसी मिनिमा के लिए आपका। तो इसको अगर आप यहाँ पर अगर हम जो n बीटा है उसको अगर पुट करते हैं अगर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, और जो आपकी बीटा की वैल्यू है वो आपको पता है वो क्या पाई आ जाएगा। और यहां से पाथ डिफरेंस निकालेंगे हम अगर, तो वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे k क्या है, k यहाँ पर आपका इंटीजर नंबर है, यहाँ पर जो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि k आपका कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन होगा। और ये जो k है वो कहां तक जाएगा, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग मिनिमा निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, कोई भी मैक्सिमा हमारी कहां कहां आ रही है, एक तो जब बीटा क्या हो रहा है 0 के बराबर मैक्सिमा आ रही है, या फिर इस k की वैल्यू अगर मैं n कर देता हूं, अगर मान लो k की वैल्यू मैं 0 करता हूं तो क्या मिलेगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, और वो किसके बराबर क्या होगी, मैक्सिमा आएगी मेरी। और k की वैल्यू अगर मैं n कर देता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, n अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्बडा हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है तो वो आपके इंटरफेरेंस की मैक्सिमम कंडीशन होती है। इसका मतलब k को आपको है वो 0 भी नहीं करना है और आपको n भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी k की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1 2 3 और कहां तक, n-1 तक, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 करोगे तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर 0 पाथ डिफरेंस किसका होता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। और k की वैल्यू आप n कर दोगे तो भी क्या होगा, लैम्बडा हो जाएगा, इनके पाथ डिफरेंस लैम्बडा के बराबर हो गया, तो भी इंटरफेरेंस क्या होगा, मैक्सिमम का हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो मिनिमा चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यू यहां पर हम रख सकते हैं। और इस वैल्यू का जो फिजिकल मीनिंग होगा वो क्या होता है कि किसी भी दो मैक्सिमा के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी मिनिमा होगी। वो क्या होगी, 1 2 3 से लेकर के n-1 तक, मान लिया 1 2 3 4 ये n-1 तक, वो nवें नंबर पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमा आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 आपकी मिनिमा मौजूद होती है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी दो प्रिंसिपल के बीच, प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा होती है, जो कि हमारे इस फॉर्मूले से आ रहा है हमारे यहाँ पर। और इसके बाद में जो फाइनल जो बच गया है, हमने मिनिमास निकाल ली बीच में, ये मिनिमा जो है यहाँ पर ये वाली मिनिमा नहीं है आपकी, मिनिमा ये वाली है आपकी, ठीक है, ये वाली मिनिमास है आपके, ये वाली पार्ट तो क्या आपका मैक्सिमा का पार्ट है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, हमें सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो हम नेक्स्ट यही निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हमने इस
लेक्चर के अंदर सेकेंडरी मैक्सिमम निकालने हमने क्या डिफरेंशियल किया था, किसका, इंटेंसिटी का, यानी कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बीटा, यानी कि बीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करके हमने क्या किया था, उसको 0 के बराबर किया था। अब मैं जो है उस इक्वेशन का, यानी कि इस वाली इक्वेशन का जो है वो डिफरेंशिएशन करूंगा। ये आपका इस पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपका ये आता है यहाँ पर, और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं कि tan n बीटा, यानी tan का फॉर्मूला अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं तो हम क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, वो होता है आपका लंब बटा आधार होता है, यानी कि यहाँ पर मैं बटा 1 मान सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ, यानी कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल एक, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो n जो है tan n थीटा, यानी कि एन ये देखो यहाँ पर n और बीटा, जो n बीटा है वो क्या होना चाहिए आपका लंब बटा आधार, लंब क्या होना चाहिए n tan बीटा आपका लंब होना चाहिए, यानी कि ये जो आइडेंटिटी वो क्या होनी चाहिए, वो n tan बीटा होनी चाहिए, और आपका आधार क्या होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस आइडेंटिटी को आप लिखोगे अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखोगे, tan sin n बीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा n tan बीटा अपॉन 1, और यहाँ पर ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो कारण क्या होता है आपका, वो होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का होल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये वाली चीजें को क्या लिखी जा सकती है, ये आपका कारण हो जाएगा यहाँ पर। और इसी एंगल को मैं अगर साइन के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, साइन एन बीटा है वो किसके बराबर होगा, साइन की आइडेंटिटी क्या होती है हमेशा लंब अपॉन कारण होता है, तो आपका लंब होगा वो क्या होगा n tan बीटा, आपका जो होगा वो कारण क्या होगा, ये वाला होगा, वो क्या होगा आपका, ये आपकी साइन की आइडेंटिटी हो जाएगा। और हमें जो टर्म लाना है वो टर्म क्या लाना है, ये टर्म लाना है साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इस टर्म को यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे डालना पड़ेगा। तो यानी कि मैं दो चीज करूंगा, पहली करूंगा मैं साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन दूसरा क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि पहले इस टर्म को स्क्वायर करूंगा और साइन स्क्वायर बीटा का मैं भाग लगा दूंगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें जो है इसको फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो होगा कि ये जो tan स्क्वायर बीटा है वो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका जो टर्म होगा वो इसके बराबर क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आपका n स्क्वायर रहेगा, और उसमें कोस स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस n tan आपका बीटा बचेगा, ये आपका tan स्क्वायर होगा यहाँ पर। और जो है वो टर्म जो मैं अगर इस टर्म को मैं अंदर एंटर करवाता हूं अगर, तो क्या होगा, यहाँ से बचेगा n स्क्वायर अपॉन ये कोस स्क्वायर बीटा एंटर हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर n स्क्वायर का n स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर बीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर बीटा इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, ठीक है। और कोस स्क्वायर बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं हम। तो यानी कि इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं अगर, तो क्या इनमें अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेता हूं अगर मैं, तो क्या बचेगा, ये आपका रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का रिजल्ट आया आपका। और इस रिजल्ट को इंटेंसिटी में रखने पर हमें जो फाइनल जो परिणाम मिलता है वो क्या मिलता है आपका, ये आपका जो है वो फाइनल परिणाम मिलता है यहाँ पर। और बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इसका जो रिजल्टेंट जो हमें जो फर्क पड़ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, वो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा है। सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब है, इस डायग्राम में आप देखिए
कि जिस प्रकार जो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कम होता जा रहा है। और यहाँ पर ये जो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपकी इंटेंसिटी यहाँ, इस प्रकार हम पूरा जो है n स्लीट का जो है वो पूरा जो है थ्योरेटिकली और डेरिवेशन पूरा हमने आज ड्राइव किया, और इसका यूज हमें ग्रेडिंग में डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि ये ग्रेडिंग भी ठीक इसी प्रकार का कॉन्सेप्चुअल होता है हमेशा। थैंक यू।